हेलो गाइस। तो हम विज़न आईएएस के जो नवंबर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स की बुकलेट है उसका इंटरनेशनल रिलेशंस हम देख रहे थे। और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इसमें जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन डायस्पोरा इन यूके है। पहली बात, ये न्यूज़ में क्यों है? तो 2022 में क्या है, 130 साल पूरे हुए हैं दादा भाई जो नारोजी थे उनके इलेक्शन को इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। मतलब इन द ईयर 1892 में दादा भाई नौरोजी को जो ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन है, जैसे जो उनका लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, तो उसमें दादा भाई नौरोजी को इलेक्ट किया गया था। ठीक है, इन द ईयर 1892। तो उसके 130 साल पूरे हुए हैं। तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी के रेफरेंस में हम देखेंगे कि जो इंडियन डायस्पोरा है यूके में उसका क्या रोल है और उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं। उसमें जाने से पहले हम ज़रा दादा भाई नारोजी के बारे में पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो बॉम्बे की जो पारसी कम्युनिटी है उससे बिलोंग करते हैं। और ये पहले इंडियन हैं जो कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें इलेक्ट हुए थे। ठीक है ना? अगर इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। जैसे कि ये जो हैं की प्रोपोनेंट थे इन ऑफ द ड्रेन थ्योरी, मतलब इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी इन्होंने एक तरीके से प्रपोज की थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो जो यूके है, जो ब्रिटेन है, वो क्या है, उसकी जो पॉलिसीज़ है उस या फिर जो ब्रिटेन का जो रूल है वो इंडिया के हक में ना होके जो है सिर्फ ब्रिटेन के हक में है। क्यों? क्योंकि वो जो इंडिया की जो इकोनॉमिक वेल्थ है उसको ड्रेन आउट कर रहे हैं, मतलब उसको यहाँ से ख़त्म करके ब्रिटेन में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी की हेल्प से क्या किया, उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे जो ब्रिटेन है वो इंडिया को गरीब से गरीब बनाया जा रहा है, खुद को अमीर किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उसको इंडिया से ब्रिटेन ट्रांसफ़र करके। ठीक है, और ये उन्होंने किस में करी, उनकी 1901 में एक बुक आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, काफ़ी फेमस बुक है, प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखनी है। ये बुक जो है दादा भाई नौरोजी ने राइट करी थी। और उसके अलावा रस्त गोफ्तार जर्नल के ये क्या थे, एडिटर, फाउंडर एडिटर भी थे बॉम्बे में इन 1851। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 3 बार, 1886, 93 और 1906 में। इन्होंने द लंदन इंडियन सोसाइटी और द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इनको फाउंड करने में भी हेल्प करी थी, जो कि जिसमें से जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। दादा भाई नरौजी ने क्या है, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुई बाद में, उसमें उसके बहुत सारे लीडर्स को मेंटर करने में भी एक बड़ा रोल निभाया है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और खुद महात्मा गांधी। और जो जो नारोजी साहब थे उन्होंने क्या, वो उन्होंने मतलब विमेंस के लिए, एल्डरलीज़ के लिए और जो वल्नरेबल्स थे, उसके अलावा जो आयरिश होम रूल जो उस समय मूवमेंट चल रहा था, उस सब के लिए बोला, उनके फ़ेवर में बोला। और उन्होंने क्या, उन्होंने जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ब्रिटेन में, उसको अबॉलिशन करने के हक में भी बोला। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? वहाँ का जो अपर हाउस है ब्रिटेन का, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, ठीक है? और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड नहीं, मतलब मेजॉरिटी मेंबर्स वहाँ पे नॉमिनेटेड होते हैं, तो उसके खिलाफ भी नारोजी साहब ने बोला। अब आते हैं, देखते हैं कि जो इंडियन जो डायस्पोरा है यूके में, तो उसका क्या स्टेटस है, क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या चैलेंजेस हैं उसके लिए। ठीक है, तो पहली जो चीज़ है तो हम देख लेते हैं कि जो पॉपुलेशन के मामले में देखा जाए तो यूके की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2.5% जो है इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ पे अकाउंट मतलब होल्ड करते हैं। ठीक है, अगर 2011 का सेंसस देखा जाए तो पॉपुलेशन के मामले में एक अच्छी खासी बड़ी कम्युनिटी है इंडियन ओरिजिन के लोगों की। उसके अलावा अगर इकोनॉमिक स्टेटस के मामले में देखें तो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस जो कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी यूके में, वो इंडियंस ही है। अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करी जाए तो जो इंडियन कम्युनिटी ने पॉलिटिकल एरिया में भी अच्छा खासा अपना प्रेजेंस मतलब शो किया है। जैसे कि देखें तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स जो उनका लोअर हाउस है उसमें 15 जो मेंबर हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, और उनका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें करीब-करीब 25 जो मेंबर हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो कि अच्छा खासा उनके जो पॉपुलेशन परसेंटेज है उसके हिसाब हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा खासा नंबर्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में दिखता है। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें इंडियन डायस्पोरा की
फॉर इंडिया मतलब इंडियन डायस्पोरा की इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, तो बहुत सारी सिग्निफिकेंस देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि रेमिटेंस के मामले में, रेमिटेंस क्या होता है, जैसे कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग जो यूके में काम कर रहे हैं, मतलब जो वहाँ पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन उनकी फैमिली इंडिया में रह रही होगी, तो वो क्या करेंगे, वो जो पैसा जो वहाँ कमा रहे हैं उसका कुछ पार्ट इंडिया में अपनी फैमिली के लिए ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, वो जो कमा रहे हैं तो वो वहाँ पर उनकी जो फॉरेन करेंसी है उसमें कमा रहे हैं, जैसे ब्रिटेन के केस में वो पाउंड स्टर्लिन है, तो वो पाउंड स्टर्लिन वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे और उससे क्या होगा, तो इंडिया में जो फॉरेन रिज़र्व है वो बढ़ते हैं, ठीक है? तो हर साल इंडिया को अच्छा खासा फॉरेन रिज़र्व मिलता है, किसकी वजह से, जो इंडिया की जो बहुत ही बड़ी एक जो डायस्पोरा कम्युनिटी है उसकी वजह से, ठीक है? तो इंडियन डायस्पोरा के तो इंडियन जो डायस्पोरा जो है वन ऑफ द बिगेस्ट है वर्ल्ड में देखा जाए तो, और जो रेमिटेंस जो इंडिया को मिलते हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, ठीक है? और उसके अलावा वो और भी चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे कि नॉलेज, रिसोर्स, एक्सपर्टीज़ जो वहाँ पर रहकर वो अर्न कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरी सिग्निफिकेंस देखें तो नेचुरल जो कैलेमिटीज़ आती हैं, ठीक है? जो आपदा जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, उनको मैनेज करने में, जैसे कि इंडियन कम्युनिटी के बहुत सारे वहाँ पर सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई हैं उन्होंने यूके में, जिससे कि कोई भी अगर नेशनल क्राइसिस आता है या फिर कोई नेशनल कैलेमिटी आती है इंडिया में, तो क्या करते हैं, वो वहाँ पर जेनरस कंट्रीब्यूशन जो है रेज़ करते हैं, मतलब वहाँ पे पैसा इकट्ठा करते हैं रिलीफ़ फंड के रूप में। और इसी तरह अगर हम बात करें कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की, तो अक्षय पात्र है, उसके अलावा ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है, प्रथम यूके है, तो ये ऐसे ये एग्ज़ाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ये एज़ एजेंट्स ऑफ चेंज भी काम करते हैं, जैसे कि वहाँ पर रहकर मतलब वहाँ पर जो डायस्पोरा है इंडियन, वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेगा। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको और बढ़ावा मिलेगा। जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है, जो व्यापार हो रहा है उसको बढ़ावा मिलेगा, टूरिज़्म को बूस्ट मिलता है। तो वो वहाँ पे एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, एज़ एडवर्टाइज़ करते हैं इंडिया के पोटेंशियल को। उसके अलावा प्रो इंडिया जो पॉलिटिकल जो नैरेटिव है, उसको ये क्रिएट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जो जैसे कि इंडियन जो डायस्पोरा है, वो क्या है, अपने देश से एक अच्छी खासी एफिनिटी रखता है। तो जिसकी वजह से वो एक प्रो इंडिया लॉबी, यह बात ध्यान रखें, प्रो इंडिया लॉबी ग्रुप क्या करता है, तैयार करते हैं, जो वहाँ की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें, ठीक है? इंडिया के लिए लॉबी करते हैं। इसी का एक आप रिज़ल्ट देखना चाहो तो ये है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, हालाँकि वो जी7 का पार्ट नहीं है, जो जी7 ग्रुपिंग है जिसमें 7 कंट्रीज़ आती हैं, जो कि सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसका इंडिया पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया जी7 समिट में इन 2021। तो ये क्या है, ये प्रो इंडिया जो जो सेंटिमेंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ये उसी का ही नतीजा है, जिसमें कि इंडियन डायस्पोरा ने एक अच्छी खासी एक अपनी वो रोल उसमें निभाया है। उसके अलावा जो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, वो इससे क्या होती है, इंडियन डायस्पोरा की वजह से इंक्रीज़ होती है, ठीक है? सॉफ्ट पावर मतलब हार्ड पावर होती है, जो कि वेपन्स और जो मिलिट्री कैपेबिलिटी होती है, उससे हम मेज़र करते हैं। सॉफ्ट पावर मतलब जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो मतलब जैसे कल्चर के मामले में हम बात करें या फिर ट्रेडिशंस के मामले में करें, तो उसका वहाँ पर एक तरीके से प्रसार होना, प्रचार होना या फिर फैलना, वो इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। जैसे कि इंडिया की जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं, वो काफ़ी देखी जाती हैं अक्रॉस द फॉरेन कंट्रीज़, तो उससे कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता है इन इन द टर्म ऑफ सॉफ्ट पावर, ठीक है? तो जो यूके में जो इंडियन डायस्पोरा है, उन्होंने जो इंडिया का कल्चर और ट्रेडिशन है, उसको अच्छा खासा स्प्रेड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, योगा है, आयुर्वेदा है या फिर इंडियन क्यूज़ीन है, उनको वहाँ पे उन्होंने प्रमोट किया। और 2017 है, उसको इंडिया यूके ईयर ऑफ कल्चर मनाया गया, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के 70 साल जो एनिवर्सरी हुई, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है? 2017 में इंडिया यूके ईयर ऑफ कल्चर। फिर उसके अलावा जो इंडियन कल्चर की क्या है, वहाँ पर इंडियन कल्चर को मेनस्ट्रीम करने में उनका एक अच्छा खासा रोल है डायस्पोरा का, ठीक है? जो सिनेमा है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, उसको वहाँ पे प्रमोट उनके द्वारा किया गया। अब जो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव भी हैं, जो कि डायस्पोरा से कनेक्ट कराने के लिए हैं, जिसमें से पहला है भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस क्या है? मतलब 9th जनवरी को ये मनाया जाता है। ये 2 साल ह मतलब हर दूसरे साल मनाया जाता है। मतलब 1 साल छोड़ के एक अगले साल इसको बाइएनियली इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी क्यों ही चूज़ करी गई? क्योंकि 9 जनवरी वो तारीख़ है 1915 में, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे लौटकर, ठीक है? तो 2003 में ये गवर्नमेंट ने इसको मनाना शुरू किया, और ये क्या करता है, ये सेलिब्रेट इसको मतलब जो इंडियन कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है
फॉरेन कंट्रीज़ में, उसको एक तरीके से मार्क करने के लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ अफ़ेयर्स थी, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफ़ेयर में मर्ज कर दिया गया, जिससे कि और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन तरीके से उनको सपोर्ट मिल सके। उसके अलावा नो इंडिया प्रोग्राम चलाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से एक। नो इंडिया प्रोग्राम में क्या होता है कि जो इंडियन जो ओरिजिन के जो लोग हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनके लिए 3 वीक का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें वो इंडिया के बारे में और अवेयरनेस दी जाती है उनको। अलग-अलग जो प्रोग्राम्स और जो भी प्रोग्रेस कंट्री कर रहा है, उसके बारे में उन्हें बताया जाता है। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर रखे हैं हमने वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, जिससे कि जो इंडियन कम्युनिटी जो रह रही है, उनको प्रोटेक्ट करा जा सके अब्रॉड भी। अब बात आती है कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? मतलब किस तरीके से हम और उनको सपोर्ट कर सकते हैं और उनसे कनेक्ट कर सकते हैं इंडियन डायस्पोरा से। लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा हम 1-2 चीज़ और हैं, जैसे कि कुछ चैलेंजेस भी हैं जो इंडियन डायस्पोरा फेस करता है, जिसमें कि पहली बात ये है कि उनके साथ क्या होता है, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होता है। क्यों? क्योंकि जो रेसिस्ट माइंडसेट है या फिर जो कॉलोनियल माइंडसेट है कि भाई हम तो मास्टर्स हैं, तो वो जो माइंडसेट है आज भी प्रेज़ेंट है, कहीं न कहीं रेसिज़्म आज भी चलता ही है। तो इंडियंस जो हैं उनके खिलाफ एक डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। उसके अलावा जो जॉब्स हैं उसमें उनके साथ डिस्पैरिटी करी जाती है, जो वहाँ के खुद के मतलब जो ओरिजिन जो ब्रिटिश ओरिजिन के जो लोग हैं या फिर जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उन दोनों के बीच में एक डिस्पैरिटी है जॉब्स में। उसके अलावा जो वीज़ा नॉर्म्स जो है उनको रिवाइज़ किया गया है, जो ब्रेक्ज़िट के बाद। ब्रेक्ज़िट क्या है? जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से जो एग्ज़िट कर दिया उसको ब्रेक्ज़िट बोलते हैं। अब जो ब्रिटेन है यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो उसके बाद जो वीज़ा नॉर्म्स में जो रिवीज़न किया गया है, वो एक चैलेंजिंग बात है। उसके अलावा जो लोकल पॉलिटिक्स है, हमने देखा हाउस ऑफ कॉमन्स और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, उसमें तो ठीक है रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जो लोकल पॉलिटिक्स है मेयर लेवल पे, वहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलती इंडियन डायस्पोरा की। ठीक है? अब इसके अलावा जो अगर हम इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, तो 654 इंडियन डायस्पोरा ओन्ड कंपनी है, जिनका जो एनुअल टर्नओवर है वो एटलीस्ट 1000 के पाउंड है, ठीक है? उसके अलावा जो कंबाइंड रेवेन्यू है वो 36.84 बिलियन है, और जो एम्प्लॉइज़ हैं उसमें जो काम कर रहे हैं वो 1,74,000 प्लस हैं। उसके अलावा मतलब ये कुछ स्टैटिक्स हैं जो हमें बता रही हैं कि उनका जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो भी अच्छा खासा है ब्रिटेन की इकोनॉमी में। अब बात आती है कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हम किस तरीके से और ज़्यादा सपोर्ट और कनेक्ट कर सकें इंडियन डायस्पोरा से। तो पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं कि बायलैटरल जो रिलेशनशिप है इंडिया यूके के बीच में, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जब वो इम्प्रूव होगी तो उससे क्या होगा, पीपल टू पीपल जो टाई और जो कनेक्ट है वो क्या होगा, और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे हम क्या हो सकता है कि जो जो बायलैटरल रिलेशनशिप जब इम्प्रूव होंगी, तो जो वीज़ा प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर सकते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हम पैदा कर सकते हैं। फिर जो प्रॉब्लम्स है, जो ब्लू कॉलर जो वर्कर्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने की बात आती है। जैसे कि लेबर जो वहाँ पे मतलब जो लेबर वाली जो काम कर रहे हैं, मतलब जो लो प्रोफ़ाइल का वर्क कर रहे हैं वहाँ पर, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं कि भाई एक स्टैंडर्ड लेबर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट जो हो जाए। उसके अलावा जो हमारे जो मिशंस हैं, मतलब जो एम्बेसी होती है इंडिया की, वो मॉनिटर और सुपरवाइज़ करती है जो वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको। कंपल्सरी इंश्योरेंस स्कीम की बात चल रही है उनके लिए। उसके अलावा कोऑपरेशन जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का वो हो, जिससे कि और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम हैंडल कर सकें जो एनआरआईज़ की जो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? तो इस तरीके से हम जो ब्लू कॉलर वर्कर्स की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकते हैं। इकोनॉमिक लेवल पे बात करें तो हमें इकोनॉमिक लेवल पे कनेक्ट करना चाहिए डायस्पोरा के साथ। जैसे कि जो वहाँ पे जो सीनियर पोजीशंस पे जो लोग काम कर रहे हैं इंडियन ओरिजिन के, वो क्या कर सकते हैं, वो इंडिया को प्रमोट कर सकते हैं एज़ अ डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग, मतलब इंडिया को एज़ अ आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन वो प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट है, वो क्या कर सकती है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जो है इश्यू कर सकती है। मतलब ऐसे बॉन्ड्स जो एनआरआई हैं या फिर जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो उसको खरीदें, जिससे क्या हो, इन्वेस्टमेंट इंडिया में करी जा सके उनके द्वारा, तो उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसका फ़ायदा देश को भी मिले, ये हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, वो क्या कर सकती है, वो उसका एक रोल है, वो और ज़्यादा जो रिलेशंस है उसको डीपन कर सकती है विद डायस्पोरा, ठीक है? अपनी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसको और बढ़ाकर और ज़्यादा उसको मतलब एक्सपेंड करके हम जो रिलेशंस हैं उसको और डीपर कर सकते हैं एट अ कल्चरल लेवल। उसके अलावा जैसे कि भारतीय पार जो भ प्रवासी भारतीय दिवस तो हम बनाते हैं, हम प्रवासी भारतीय भवन एक बना सकते हैं, जिसमें कि जो इंडियंस की जो अचीवमेंट है,
मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में, उसको हम क्या कर सकते हैं, कमेमोरेट कर सकते हैं या फिर अवॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये है, तो ये हमारा टॉपिक वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जो अगला टॉपिक है 2.4, वो है सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, ठीक है? ये क्या है, ये ग्रुप है। पहले तो इस ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। तो जो सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी है, इसमें क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट्स हैं अलग-अलग देशों की, वो इसका पार्ट हैं। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट नहीं है। मेंबर तो 16 जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो मेनली जो साउथ अफ्रीका, मतलब जो साउथ सदर्न अफ्रीका का जो पार्ट है, वो इसके मेंबर हैं। 1980 में इसका स्टेबलाइज़ किया गया। 16 मेंबर कौन-कौन से हैं, तो आप जो राइट साइड में देखिए इस इमेज में, वो सारे मेंबर दे रखे हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, ठीक है? अच्छा, ये सदर्न अफ्रीका डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, मतलब सदर्न अफ्रीका और जो साउथ अफ्रीका, दोनों में डिफरेंस है। साउथ अफ्रीका सिर्फ एक सिंगल एक कंट्री है। सदर्न अफ्रीका मतलब जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसका जो सदर्न पार्ट है, उसको सदर्न अफ्रीका बोला जा रहा है, ठीक है? तो ये एक बात है। इसका गोल क्या है, इस ये जो ग्रुप है, इसका गोल है कि और ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक मामलों में, सोशल मामलों में कोऑपरेशन बढ़ाया जाए आपस में, देशों के बीच में, ठीक है? अगर कुछ फैक्ट और फिगर की बात करें इस ग्रुप के मामले में, तो 35.4% जो पूरा अफ्रीका का लैंड एरिया है, ये उसको कवर करता है। 28.4% जो पॉपुलेशन अफ्रीका की, वो इसका पार्ट है, और 28.4% ऑफ अफ्रीकन जीडीपी एक जो ग्रुप है, वो होल्ड करता है, ठीक है? तो ये तो इस ग्रुप के बारे में हो गया। अब ये न्यूज़ में क्यों था? अभी हाल-फिलहाल ही क्या हुआ है कि जो सीआईआई एक्सिम बैंक का रीजनल कॉन्क्लेव हुआ है ऑन इंडिया सदर्न अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप। मतलब सीआईआई मतलब जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। और एक्सिम क्या है? एक्सिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है इंडिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका इनका क्या हुआ, एक रीजनल कॉन्क्लेव हुआ, हेल्ड हुआ। उसमें इंडिया जो सदर्न अफ्रीका जो है, उसकी ग्रोथ पार्टनर, उस पे क्या हुआ, एक तरीके से चर्चा हुई, ठीक है? और देखें अगर हम न्यूज़ की, तो क्या हुआ इस कॉन्क्लेव में, क्या हुआ, डायलॉग, मतलब ये प्लेटफॉर्म था किसके लिए, डायलॉग्स के लिए, बिटवीन इंडिया और जो साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी है, मतलब ये जो ग्रुप है, इनके बीच में डायलॉग के लिए कॉन्क्लेव था। उसके अलावा इसमें इस कॉन्क्लेव में क्या हुआ है, जो विज़न है, मतलब जो कोलैबोरेशन है वो करने की बात हुई है, जिसमें क्या है कि 150 यूएस बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 200 बिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रेड है बिटवीन इंडिया और अफ्रीका, वो 2030 तक उसको, मतलब को अचीव करने की जो है, मतलब जो विज़न है उसको अचीव करने के ऊपर यहाँ पर बातचीत हुई, ठीक है? उसके अलावा ये जो कॉन्क्लेव है, इसमें जो एक्सिम बैंक है, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो बैंक है, उसने क्या एक रिपोर्ट पब्लिश करी, रीइन्विगोरेटिंग इंडियाज़ एंगेजमेंट विद सदर्न अफ्रीका, ठीक है? जिसमें उन्होंने बताया कि क्या-क्या मतलब जो है स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके और ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ाई जा सकती है। ठीक है? इसके अलावा इंडिया और ये जो ग्रुप है, इसकी इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें, तो इंडिया ने एमओयू साइन किया था इकोनॉमिक कोऑपरेशन का इस ग्रुप के साथ 1997 में। इंडिया का जो टोटल ट्रेड है जो एसएडीसी कंट्रीज़ हैं वो 30.8 यूएस बिलियन डॉलर है 2021 में, ठीक है? उसके अलावा हम इंपोर्ट क्या करते हैं, तो पल्स, प्रीशियस स्टोन, ये सब इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट में हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, पहली बात तो, जो ये जो कंट्रीज़ हैं एसएडीसी, इनके साथ, जो कि 5.4 यूएस बिलियन डॉलर का है 2021 में, ठीक है? मतलब ट्रेड डेफिसिट हम फेस करते हैं इनके साथ, जिसमें से जो टोटल एक्सपोर्ट है, वो साउथ अफ्रीका ही 47.2% उसका अकाउंट करती है, ठीक है? 2021 में, मतलब बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें से अकेले साउथ अफ्रीका को जो एक्सपोर्ट है, वो उन टोटल का 47% है। तो ये एक फैक्टर है। उसके अलावा अब बात करते हैं कि ज़रूरत क्या है हमको इंडिया की एंगेजमेंट एसएडीसी के साथ एनहांस करने की। तो सबसे पहली बात है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स का सोर्स है, वो जो रीज़न है, हमको पता है कि वहाँ पे क्या है, लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकल और रेयर अर्थ मेटल जैसी जो मिनरल्स हैं, इनके मामले में बहुत ही रिच एरिया है जो सदर्न अफ्रीकन रीजन है वो। तो ये क्या कर सकते हैं, तो इंडिया के लिए ये जो ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी है इंडिया की, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए मतलब एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है? उसके अलावा ये जो नई मार्केट एक जो उभर के आ रही है कि नेट ज़ीरो ट्रांज़िशन कराना है अलग-अलग सब देशों को, तो उसमें इन जो एलिमेंट्स हैं इनकी एक अच्छी खासी एक रोल रहने वाला है। तो इसकी वजह से ज़रूरत है। दूसरी,
जो चाइना की जो मोनोपोली है उसको रोकने के लिए, जो रेयर, जैसे हमें पता है कि जो वर्ल्ड के जो रेयर अर्थ मेटल है ना, उसका सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल करता है वो चाइना करता है। मतलब चाइना में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या है, उसकी मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, ठीक है ना? और जो अफ्रीका जो है वो क्या है, एक तरीके से अल्टरनेट सोर्स माना जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में, ठीक है? मैरीटाइम सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो, क्योंकि ये जो एसएडीसी जो कंट्रीज़ हैं, ये सारी ज़्यादातर मतलब कोस्ट लाइन्स हैं इनकी, तो उसकी वजह से जो सेफ़ और सिक्योर मैरीटाइम एनवायरनमेंट है, उसके लिए हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, ख़ास करके इंडियन ओशन रीजन में। साउथ-साउथ कोऑपरेशन, ये एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। साउथ-साउथ कोऑपरेशन हम यूज़ करते हैं जब डेवलपिंग कंट्रीज़, 2 डेवलपिंग कंट्रीज़ मिलके कोई प्रोग्राम पार्ट मतलब कोई कोऑपरेट कर रही हों, तो उसे साउथ-साउथ कोऑपरेशन बोला जाता है। तो हमें पता है इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, और बाकी ये जो सदर्न अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, ये भी डेवलपिंग है। तो ये क्या है, ये साउथ-साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा दे रहे हैं ये चीज़। फिर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है इंडिया की, उसके लिए भी ये जो ग्रुप है या फिर ये रीजन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि इकोनॉमिक सेक्टर में देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट, एनर्जी या फिर हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब मामलों में आप देखोगे तो इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी के रूप में इस रीजन को देखा जा सकता है। उसके अलावा जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, वो इस रीजन की अच्छी है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा तो एक अच्छा खासा मतलब एक वो है कि हमको क्या एश्योर्ड जो डेट सस्टेनेबिलिटी हमको मिले वहाँ से, ठीक है? जिससे कि जो इनोवेशन एफिशिएंसी जो है वो एनहांस होगी, और जो जो यहाँ इन देशों की जो इकोनॉमी है, उनकी जो इनोवेशन है, मैनेजमेंट और एफिशिएंसी क्या होगी, एनहांस होगी उनके कॉम्पिटिटिवनेस में, ठीक है? तो ये है। लेकिन इसके अलावा चैलेंजेस भी हैं। जो इंडिया की जो, अगर हम एंगेजमेंट की बात करें इन देशों के साथ, तो चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज है कि इनके यहाँ पे जो पुअर गवर्नेंस सिस्टम है, मतलब करप्शन आपको देखने को मिलेगा, मिसमैनेजमेंट, वायलेंस, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, एक तरीके से चैलेंज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है? उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ही है, आप देखोगे तो वहाँ पे कू होता रहता है, मतलब आर्मी टेक ओवर कर लेती है गवर्नमेंट्स के ऊपर। तो ये चीज़ें हैं जिस वजह से गवर्नेंस सिस्टम पुअर है, और ये जो फैक्टर है कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी वजह से जो मिसमैनेजमेंट है और ज़्यादा बढ़ा है। उसके अलावा जो चाइना का जो फैक्टर है, चाइना फैक्टर भी एक बड़ा चैलेंज, क्योंकि चाइना के पास देखो, चाइना के पास डीपर पॉकेट है, मतलब पैसा है, टेक्नोलॉजी है, कैपेसिटी है, रिसोर्स है, सब कुछ है। तो जिसकी वजह से वो अफ्रीका में एक एज मतलब रखता है इंडिया को अगर कंपेयर करें तो। उसके अलावा इंडिया के पास क्या है, क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है कोऑपरेशन की, ठीक है? मतलब ठीक है, अलग-अलग मामलों में कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि भाई फूड के मामले में कोऑपरेट करना है, हेल्थ सिक्योरिटी या फिर एजुकेशन के मामले में, तो कोई ऐसी जो लार्जर जो डेवलपमेंट गोल हैं, इनके लिए कोई एक फिक्स्ड कोई हमारे पास क्या नहीं है, एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है? इसकी वजह से जो सिंक्रोनाइज़ेशन होना चाहिए डिफरेंट जो डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो नहीं हो पाता। उसके अलावा जो डाइवर्सिटी है इन देशों के बीच में, मतलब ये जो देश हैं, जो कंट्रीज़ हैं, ये जो इस ग्रुप का पार्ट हैं, ये मल्टीपल कल्चर्स हैं इनके अंदर, ठीक है? अलग-अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जिससे क्या होता है, हमको अलग मतलब जो अलग-अलग देशों के जो हैं, उनके साथ एक अलग अप्रोच लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि डाइवर्सिटी है, कल्चर अलग हैं। उसके अलावा जो स्किल्ड लेबर है, वो मिलना मुश्किल है इस रीज़न में। क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो उतना अच्छा है नहीं, जिसकी वजह से स्किल लेबर नहीं मिल पाती है। उसके अलावा जो फॉरेन कंट्रोल है, वो मतलब उस पे लिमिट कर रखा है फॉरेन कंट्रोल पे। कैसे? कि जो जैसे कि साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे एक एक्ट है ये मतलब ब्रॉड बेस्ड ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक्ट ऑफ 2013। ये क्या करता है कि जो वहाँ पे जो कंपनी है, उसमें एक मतलब एक मिनिमम लेवल में जो लोग हैं, उसकी जो ओनरशिप है, वो जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स हैं उनके पास होगी, तभी वो गवर्नमेंट टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में उनको प्रेफ़रेंस मिलेगी, ठीक है? तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये एक तरीके से चैलेंजेस हैं कोऑपरेशन में। अगर हम बात करें, एक्सिम बैंक ने जो स्ट्रैटेजीज़ जो प्रपोज़ करी हैं, तो वो क्या हैं? तो पहली तो चीज़ है कि हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाना चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। मतलब जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजिक अलायंस होना चाहिए इन देशों के साथ, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जॉइंट कोऑपरेशन एक्टिविटीज़ कर सकते, सॉरी, जॉइंट एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उनके साथ मिलके वहाँ से एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना? तो ये हम उस कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन है, उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? तो उस हाँ, तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि
मतलब जो एसएडीसी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी और जो रोड मैप बनाया गया, तो उसमें एम ये किया गया है कि जो मैन्युफैक्चर्ड जो एक्सपोर्ट है, उसको कम से कम 50% कर दिया जाए 2030 तक, ठीक है? मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो इकोनॉमी है, उसको प्रमोट करना है हमको, ठीक है, वहाँ पर। जिससे क्या हो कि जो इंडियन कंपनी क्या कर सकती हैं, वहाँ पे फॉरेन कैपिटल प्रोवाइड करा सकती हैं उनको, उनको टेक्निकल नो हाउ बता सकती हैं, ठीक है? उसके अलावा जो सर्कुलैरिटी है, सर्कुलैरिटी जो है अफ्रीका की माइनिंग सेक्टर में, उसको इंक्रीज़ करने में, तो जो जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट कर सकती हैं अफ्रीका की माइंस में, जिससे किस चीज़ में, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है उसके मामले में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के मामले में, फिर रीपर्पस करने के लिए वेस्ट रॉक को, माइंस को रिहेबिलिट करने के लिए, रिसाइकल और रीयूज़ करने के लिए जो व्हीकल पार्ट हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, तो इस सब में इंडियन कंपनीज़ उनको क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकती हैं। फिर ट्रेड फाइनेंस जो है सदर्न अफ्रीका में, उसकी एक्सेस के लिए इंडिया हेल्प कर सकता है। जैसे कि जो डेवलपिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में, वो क्या कर सकते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि रिस्क पार्टिसिपेशन एंड ट्रांजैक्शन गारंटी एग्रीमेंट, जिससे क्या हो, जैसे कि जो ट्रेड फाइनेंस है उसको उसका जो एक्सेस है इन कंट्रीज़ में वो बढ़े, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एएफडीबी, तो जो ट्रेड फाइनेंस गैप है अफ्रीका में, वो एक बहुत अच्छा खासा है, जो कि 81.8 बिलियन यूएस डॉलर है 2019 में, ठीक है? तो वो क्या होगा, इससे कम होगा। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मैरीटाइम और डिफेंस कोऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब मैरीटाइम, मतलब जैसे कि हमें पता है कि इंडिया जो है एक लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर मतलब इमर्ज हुआ है हाल ही फिलहाल कुछ सालों में। तो हम क्या कर सकते हैं, जो अफ्रीका की जो मैरीटाइम मतलब जो शिप इंडस्ट्री है, उनको जो शिप्स की रिक्वायरमेंट है अपने डिफेंसेस के लिए, उस वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है? उनकी जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है? और अगर हम सिप्री इंटरनेशनल, सिप्री क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सब जो ट्रेड होता है इन द डिफेंस सेक्टर उसको वो करती है मॉनिटर। तो इंडिया को जो उसने क्या है 23rd लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर बोला है ड्यूरिंग द पीरियड 2017 से 21, मतलब 17 से 21 में जो इंडिया जो है वो 23वें नंबर पे आया इन द टर्म ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट, ठीक है? अच्छा, अब अब हम क्या है, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इनिशिएटिव्स जो कि कोऑपरेशन के लिए अफ्रीकन कंट्री के साथ हमने किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इनिशिएटिव्स है ना, सीधे सीधे मेंस के आंसर में आपको ये छापने ही छापने हैं, मतलब ये जो की टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपके आंसर्स में दिखनी चाहिए, तभी वैल्यू ऐड होगी। जैसे कि पहला इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो आईटीईसी प्रोग्राम है, इसमें क्या करते हैं, हम टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है, सागर सागर इनिशिएटिव इंडिया का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये क्या है, ये एक तरीके से एक पार्टनरशिप करने की बात करता है, एक रोबस्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया और अफ्रीका। ये मतलब इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो मैरीटाइम पार्टनरशिप है उसके एक बेस हो सकता है। बाकी सागर इनिशिएटिव सिर्फ अफ्रीका के लिए नहीं है, वो इंडो पैसिफिक की जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया है, वो सब के लिए, मतलब जो पूरा जो रीजन है जो अफ्रीकन या फिर जो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें पूरा ये सागर इनिशिएटिव उसी के लिए है। फिर जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, ये क्या है, ये इंडिया और जापान ने दोनों ने पार्टनरशिप में मिलकर जो ग्रोथ और जो कनेक्टिविटी है एशिया और अफ्रीका उसको प्रमोट करने के लिए ये मतलब जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को शुरू किया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है। उसके अलावा इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, ये आपको पता ही है कि हर 2 साल में एक बार क्या होता है, डिफेंस एक्सपो में इंडियन अफ्रीका डिफेंस डायलॉग होता है, ठीक है ना? और ये क्या डिफेंस एक्सपो के साइडलाइंस में होता है, किस लिए, डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया और अफ्रीका के बीच में। फिर एग्जिम बैंक के कुछ इनिशिएटिव हैं, ठीक है, तो वो हैं। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एड जो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो कंट्रीज़ हैं उनको वहाँ पे फूड देना हो या फिर मेडिसिन या वैक्सीन की बात करें, जैसे कोविड-19 के ही समय पे देखें तो वो हम प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें, 2018 में जो प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उन्होंने क्या 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए थे इंडियन अफ्रीका एंगेजमेंट के लिए, ठीक है? तो उसको क्या देखा जाता है, उसको भी इंडिया का विजन स्टेटमेंट देखा जाता है टुवर्ड्स द अफ्रीका। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है? कंक्लूज़न की बात करें तो वही है कि क्या करना चाहिए, एक रोड मैप हमें तैयार करना चाहिए कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जा सके। ख़ास करके जो कोविड-19 और उसके बाद की जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है, उसमें ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन है उसको हम और ज़्यादा इंक्रीज़ करें बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, ठीक है?
तो ये क्या है? ये एक फंड है और पहली बात तो न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 5 साल पूरे हुए हैं इस फंड को स्टेबलाइज़ किए हुए, ठीक है? तो 5 इयर्स ऑफ साउथ-साउथ कोऑपरेशन। साउथ-साउथ कोऑपरेशन मैंने आपको बताया ही, तो वो और देखते हैं इसको इसको टॉपिक को डीप में, तो हमें पता लगेगा कि ये जो फंड है वो एक तरीके का साउथ-साउथ कोऑपरेशन जो कोलैबोरेशन है, उसको क्या दे रहा है? बढ़ावा कर रहा है। तो इस फंड के 5 साल पूरे हुए हैं, पहली बात तो ये है। अगर हम बात करें यूएनडीएफ की, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड की, तो ये क्या है? 2017 में स्टेबलाइज़ किया गया था, तभी इसके 5 साल हुए हैं 2022 में। और किसके अंदर? यूएनएफसीसीसी, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है? इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 150 मिलियन यूएस डॉलर क्या कंट्रीब्यूट करने की बात करी थी। कमिट किया था कि इतने हम कंट्रीब्यूट करेंगे इस फंड में ओवर 10 ईयर्स, मतलब आने वाले 10 सालों में, ठीक है? तो ये इस फंड के बारे में हो गई कुछ बातें। फिर उसके अलावा ये क्या, ये कौन मैनेज करता है इस फंड को? कोई मैनेज तो करता होगा, तो इसको मैनेज करता है यूएनओएसएससी, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। ये अलग से एक ऑफिस बना रखा है साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए, वो इसको मैनेज करता है। और ये जो यूएनओएसएससी है, इसको कौन होस्ट करता है? इसको यूएनडीपी, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कब से? 1974 से इसको होस्ट कर रहा है। और इसको बनाया किसके द्वारा गया था? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका जो मैंडेट है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओएसएससी, अभी इसकी बात कर रहे हैं, इसका मैंडेट ये है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन और जो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना। साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो कोऑपरेशन हो रहा है उसे साउथ साउथ कोऑपरेशन बोलते हैं। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन क्या होता है? जिसमें 2 तो डेवलपिंग कंट्रीज़ होंगी और एक डेवलप्ड कंट्री, या फिर एक डेवलप्ड कंट्री से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो होगी, तो उसे ट्रायंगुलर कोऑपरेशन बोला जाता है, ठीक है? उसके अलावा ये क्या है? ये सपोर्ट करता है सदर्न ओन्ड लेड डिमांड ड्रिवन, मतलब जो सदर्न कंट्री, मतलब जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, मतलब जिनको हम मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ बोलते हैं, उनके द्वारा बनाया गया, उनके द्वारा चलाया गया जो है, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ये सपोर्ट करता है अक्रॉस द डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है? उसके अलावा इसका जो फोकस जो होता है ना, मेनली वो लीस्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन पर ज़्यादा होता है, ठीक है? और जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उन पर। उसके अलावा ये जो है एक नोटेबल एग्जांपल है किसका? साउथ साउथ कोऑपरेशन। हमें पता ही है कि भाई एक इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उसने बनाया है, किसके लिए बनाया है? दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। तो एक क्या है, ये एग्जांपल है साउथ साउथ कोऑपरेशन का, ठीक है? अब इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, ये उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं कि भाई सस्टेनेबल है, इक्वलिटी प्रमोट करता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, कोई कंडीशन नहीं है इसमें, साउथ साउथ का जो स्पिरिट है उसको एनहेंस करता है, म्यूचुअल बेनिफिट है। उसके अलावा पीपल सेंटर्ड इसमें डेवलपमेंट की बात है। उसके अलावा ये लोकल कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 17, उनको एड्रेस करता है। उसके अलावा जो नेशनल ओनरशिप है और लीडरशिप है उसको प्रमोट करता है, और यूनाइटेड नेशन के साथ क्या है, ये पार्टनरशिप करता है ये फंड जो है, ठीक है? और देखा जाए तो ये इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए इस फंड के प्रोजेक्ट्स का, तो जो 42% जो है फंड, वो लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन, ये हमें पता है यहाँ पे सब डेवलपिंग कंट्रीज़ ही हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ आप बोल सकते हो कैरिबियन में, तो वहाँ पर है। 23% अफ्रीका में है, 32% एशिया और पैसिफिक में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं ये साउथ साउथ कोऑपरेशन, जो हमने टर्म्स देखा पिछले वाले टॉपिक में आया था और इसमें भी है, ये क्या है? तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, इसको रेफर किया जाता है एज अ टेक्निकल कोऑपरेशन, मतलब जो 2 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जब कोऑपरेशन होगा तो उसे साउथ साउथ कोऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है? उसके अलावा क्या होता है इसमें, क्या है कि मतलब वही यहाँ बता रखा है कि 2 डेवलपिंग कंट्रीज़ होंगी तो उसको हम बोलेंगे साउथ साउथ कोऑपरेशन। अच्छा, ये जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है साउथ साउथ कोऑपरेशन का, ये डिराइव कहाँ से हुआ है? तो ये डिराइव हुआ है अडॉप्ट करने के बाद किसको? ब्यूनोस एयर्स प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रमोटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये अर्जेंटीना में 138 यूएन जो मेंबर स्टेट हैं उन्होंने अडॉप्ट किया था, उससे ये साउथ साउथ कोऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ड्राइव होता है, ठीक है? उसके अलावा ये जो प्लान है ये क्या करता है, ये एक स्कीम प्रोवाइड करता है वही कोलैबोरेशन करने की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में, जो कि मोस्टली कहाँ लाई करते हैं? अच्छा, ये साउथ 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 का मतलब क्या है इसमें? साउथ का मतलब है कि जो प्लैनेट है अपना अर्थ है ना, उसका जो सदर्न जो पार्ट है, ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं आपको उसी पार्ट में मिलेंगी। जो नदर्न पार्ट है, जैसे कि पूरा जो यूएस, यूरोप, ये सब क्या है, ये नॉर्थ पार्ट में आता है, इसलिए वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के रूप में उनको देखा जाता है। और जो साउथ पार्ट है वहाँ पे ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो हैं, ठीक है? तो इसलिए उसको साउथ या फिर ग्लोबल साउथ बोला जाता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको, ठीक है?
ये क्या है, इसी ने मतलब फर्स्ट टाइम एक फ्रेमवर्क बनाया कोऑपरेशन के लिए। उसके अलावा इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मतलब वही एक दूसरे की जो सॉवरेंटी है उसको रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना, इक्वलिटी की बात करना, ये सब ठीक है। अच्छा, ये तो साउथ साउथ कोऑपरेशन हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट टर्म है। अब एक और टर्म, दो और टर्म है, ठीक है। एक तो नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन, ठीक है। नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन क्या है, तो देखो साउथ साउथ में तो दो डेवलपिंग कंट्रीज थी। नॉर्थ साउथ में क्या होता है कि ये इसमें एक जो होगा वो डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्री होगी, और दूसरा जो होगा डेवलप्ड कंट्री होगा। और जो डेवलप्ड कंट्री होगा वो क्या करेगा, इकोनॉमिकली या फिर किसी दूसरी तरीके से क्या करेगा, फेवर करेगा जो डेवलपिंग कंट्री है उसको। जैसे कि हम बात करें अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर जब होता है, तो एक तरीके से जब फाइनेंशियल एड जब दी जाती है किसी डेवलप्ड कंट्री के द्वारा किसी डेवलपिंग कंट्री को, तो वो किसका एग्जाम्पल है, नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन का, ठीक है। और फिर बाकी वही बता रखा है कि डिवीज़न क्या है। तो जो नॉर्थ है वो मेनली वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसको नॉर्थ बोला जाता है, ग्लोबल नॉर्थ। और जो ग्लोबल साउथ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन की बात करें, तो ट्रायंगुलर कोऑपरेशन में क्या आता है, ट्रायंगुलर कोऑपरेशन में मतलब वही 3 एक्टर होंगे, 2 साउथ मतलब 2 डेवलपिंग होंगे, और एक नॉर्थ से मतलब एक डेवलप्ड होगा, ठीक है। जो डेवलप्ड है वो क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो कि फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है। अब बात आती है कि कंक्लूज़न की, अगर हम बात करें कंक्लूज़न क्या है। अच्छा, कंक्लूज़न से पहले हम ये देख लेते हैं हर्डल्स क्या है। राइट साइड में आप देखेंगे तो हर्डल्स दे रखे हैं कि साउथ साउथ कोऑपरेशन में कुछ हर्डल्स हैं। पहला क्या है कि लैक ऑफ यूनानिमसली एक्सेप्टेड डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन नहीं है क्लियर कि भाई है क्या ये साउथ साउथ कोऑपरेशन, ठीक है। उसके अलावा नॉर्थ ओरिएंटेड माइंडसेट है, मतलब ठीक है कोऑपरेशन कर रहे हो तुम डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनमें, लेकिन जो माइंडसेट है वो क्या है, वो नॉर्थ ओरिएंटेड है, मतलब वो डेवलप्ड कंट्रीज़ वाला जो माइंडसेट है वही है। फिर म्यूचुअल सस्पिशन और राइवलरीज हैं, मतलब जो बड़ी और छोटी जो डेवलपिंग कंट्री उनके बीच में क्या है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ सपोर्ट, जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो इंस्टीट्यूशन है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है उतना। वो जो एक्सपीरियंस है वर्किंग टुगेदर का वो क्या है, वो उसके मामले में दिक्कत है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर हैं वो हैं। उसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं मेनली साउथ की, मतलब रिलेटिवली डेवलप, मतलब वैसे तो डेवलपिंग है लेकिन वो औरों के मुकाबले डेवलप्ड हैं, उनका डोमिनेंस, जैसे इंडिया को लिए ये बोला जाता है कि इंडिया क्या एक तरीके से डोमिनेट करती है उस जो साउथ, जो ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज़ हैं उनमें, ठीक है। तो अब बात आती है कंक्लूज़न क्या है, तो हमें क्या करना चाहिए, फ़ोकस करना चाहिए पहली बात तो स्पेसिफ़िक एक्टिविटीज़ का। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ले ली, कि एक कुछ स्पेसिफ़िक एक्टिविटी देखो, उस पे फ़ोकस करो और उस पे क्या करो, उस पे काम करो। जैसे कि इंटरनेट की बात करें, अगर इंटरनेट की बात करें जो साउथ मतलब जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अगर उसमें इंटरनेट को हमें प्रमोट करना है, तो पहले इंटरनेट को एक एक्टिविटी के रूप में लो और उस पे फ़ोकस करके उसको प्रमोट करो, उसके लिए कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप करो। फिर इंस्टीट्यूशनलिज़्म, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क होता है उस पे हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। साउथ साउथ मैकेनिज्म को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि जो आपको पता है G77 एक ग्रुप है, नाम जैसे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो ग्रुप है वो, G15 ओपेक, ये सबको साथ में आना पड़ेगा, और इनको जो उनकी जो लर्निंग और एक्सपीरियंसेस हैं उनको क्या करना पड़ेगा, शेयर करके एक तरीके का फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। फिर उसके अलावा हमें क्या है करना है, रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑन स्टेट ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब हमें पता रहना चाहिए कि भाई समय से समय क्या स्टेट है अभी कोऑपरेशन की, ठीक है। तो एक रेगुलर रिपोर्टिंग उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। अब कुछ जो शॉर्ट्स में जो यहाँ पे न्यूज़ दे रखी है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड वो देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, इसमें पहला टॉपिक है वो है फ्रेंड सोरिंग। फ्रेंड सोरिंग क्या है, तो जैसे कि पहली बात तो जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने वो बोला कि इंडिया को फ्रेंड शोरिंग करने के लिए उन्होंने पिच किया। क्यों? क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो फ्रेंड शोरिंग से मतलब ये है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन को जो डिसरप्शंस होती हैं उससे इंसुलेट करने के लिए फ्रेंड शोरिंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब जैसे कि क्या हमें पता है कि पिछले कुछ सालों से क्या है, कभी कोविड-19 पैंडेमिक आ जाता है तो जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाती है। फिर यूएस चाइना का ट्रेड वॉर जब चल रहा था तब जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन था, और अभी हाल फिलहाल देखोगे तो रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से भी सप्लाई चेन क्या इम्पैक्ट हुई पड़ी है। तो आइडिया ये है कि एक ग्रुप ऑफ कंट्री बनाई जाए जो कि साथ में कुछ वैल्यू शेयर करती हों, और वो क्या करें, वो आपस में मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करें, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ बनाएँ जो कि कंपनी क्या करें, जो ग्रुप है उसके बीच में, उन्हीं के बीच में क्या हो, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको स्प्रेड हो। जिससे क्या होगा
जिससे कि जैसे कि सेक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है मान लो, तो वो जब प्रमोट करेंगे एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में, तो भले ही कोई डिसरप्शन भी हो रहा है तो भाई वो ग्रुप के बीच में मतलब वो सप्लाई चेन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंडशोरिंग का। सिग्निफिकेंस की बात करें भाई, इस कॉन्सेप्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहली बात तो ये है कि ये क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा नेशंस को, जैसे चाइना और रशिया को, जो मार्केट पोजीशन है उसका गलत फ़ायदा उठाने का। जैसे अब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो भाई जैसे रशिया है तो भाई उसके पास कुछ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल हैं या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो भाई वो उसको क्या करेगा, वो उसका क्या ना कर पाए, उसका फ़ायदा उठा के वॉर में किसी तरीके का मतलब फेवर ना ले पाए, उसके लिए वो क्या करेगा, ये फ्रेंड शोरिंग प्रिवेंट करेगा। भाई सप्लाई चेन जब डिसरप्ट ही नहीं होगी तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो ये है। उसके अलावा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करेगा ये। मतलब जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा ग्लोबल सप्लाई चेन का, उतना ही जो बिज़नेसेस हैं वो और ज़्यादा रेज़िलिएंट होंगे। रेज़िलिएंट कैसे होंगे कि भाई अगर वॉर हो रही है, फ़ेमाइन जो भी हो रहा है, उसका भी उसके जो शॉक आ रहा है, मतलब उसका जो फ़र्क है वो कम पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है डाइवर्स हो चुकी है। इसके अलावा कुछ कंसर्न्स भी शो करे जाते हैं इसको लेके। कंसर्न्स ये हैं कि भाई ये क्या है, इसको कंसीडर किया जाता है एज़ अ पार्ट ऑफ डीग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। देखो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन हो, लेकिन यहाँ पे क्या बात कर हो रही है, यहाँ बात हो रही है भाई एक छोटा-सा ग्रुप बना दिया जाए कंट्रीज़ का, जिनके बीच में ही ट्रेड चल रहा है और मतलब सप्लाई चेन बनी हुई है। इससे क्या है, ये तो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ काम कर रहा है, ये तो डीग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इसमें हो रही है, ठीक है? तो वो है। उसके अलावा जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनको भाई इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सीधी-सी बात है। अब इंडिया के लिए उन्होंने ये इसलिए बोला क्योंकि भाई जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है यूएस के साथ बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, ठीक है? बाकी पुअर कंट्रीज़ उनका क्या? तो ये है। उसके अलावा ऑफशोरिंग और रीशोरिंग, ये 2 टर्म है, इनको देख लेते हैं। देखो ऑफशोरिंग क्या है? जो कंपनी जब अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर दे, किस लिए? कॉस्ट कटिंग करने के लिए, क्योंकि भाई दूसरे कंट्री में चीप लेबर मिल रही होगी, इसलिए जब ऐसा करती है कंपनी तो उसे ऑफशोरिंग बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये है। उसके अलावा रीशोरिंग क्या है, जैसे कि आप सॉरी ऑफशोरिंग का मैं कुछ एग्जांपल दूँ तो, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे कंपनी के। यूएस की कंपनियाँ हैं, यूरोप की हैं, उनके कॉल सेंटर आपको इंडिया में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है, तो वो उनको यहाँ फ़ायदा मिलता है, तो उसे बोलते हैं ऑफशोरिंग, ठीक है? फिर रीशोरिंग क्या है? रीशोरिंग इसका उल्टा है, मतलब वो जो कंट्रियाँ जो जो कंट्री में दोबारा से जो प्रोडक्शन है अपनी होम कंट्री में ले आए हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? रीशोरिंग बोलते हैं। अगला टॉपिक है वो है चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम। तो ये क्या है? तो चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम कन्वीन किया था, जिसमें 19 कंट्रीज़ जो हैं इस रीजन की, उनको एक साथ लेके आया था, इंडिया को छोड़ के। मतलब इंडिया इसमें मतलब उसने इंक्लूड नहीं किया। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने मैरीटाइम जो डिजास्टर प्रिवेंशन और जो मिटिगेशन है उसके कोऑपरेशन के ऊपर उन्होंने बात करी बिटवीन चाइना और जो इंडियन ओशन रीजन की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है? तो चाइना का इनिशिएटिव है एक तरीके से ये, ठीक है? किसने ऑर्गेनाइज़ कराया? तो चाइना की जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी है, उसने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया। फिर अगला टॉपिक जो शॉर्ट में है वो है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022। मतलब ये इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो है 2022 का जो है ये चौथा एडिशन, मतलब चौथी बार ये हो रहा है ये डायलॉग। ये क्या है? ये जो है जो इंडियन नेवी है ना, उसका एपेक्स लेवल, मतलब सबसे बड़े लेवल का जो कोई कॉन्फ्रेंस है ना इंटरनेशनल लेवल का, तो ये वो है ये इंडियन नेवी का। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करी जाती है। इसमें जो आइडियाज़ हैं किसको लेकर, मैरीटाइम इश्यूज़ को लेकर वो एक्सचेंज करे जाते हैं। फिर उसके अलावा ये क्या है, ये एक ट्रैक 1.5 इवेंट है। देखो ट्रैक क्या होता है, कई चीज़ें आपको मतलब आएंगी सुनने में। एक होता है ट्रैक 1, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2। तो ये चीज़ें क्या है, जैसे कि ट्रैक 1.5 में जो होता है ना, इसमें गवर्नमेंट प्लस नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ दोनों का वो होता है, मतलब गवर्नमेंट प्लस नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती हैं। ट्रैक 1 में क्या होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट के बीच की बातें होती हैं वो, ठीक है ना? फिर ऐसे ट्रैक 2 इवेंट में क्या होता है, ट्रैक 2 में सिर्फ जो मतलब गवर्नमेंट उसका पार्ट नहीं होती है, सिर्फ नॉन गवर्नमेंट जो एजेंसीज़ या फिर जो पर्सनल लेवल पे जो डायलॉग्स होते हैं वो ट्रैक 2 में आते हैं, ठीक है? तो ये किसका पार्ट है? ट्रैक 1.5 का। अब करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट ये टॉपिक है। तो अभी क्या है कि यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, उसने इंडिया को रिमूव कर दिया है फ्रॉम द करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट क्या थी? ये यूएस गवर्नमेंट क्या है, कुछ देशों को इस लिस्ट में डाल दिया करती थी। किन देशों को? उन देशों को जिसको से लगता था कि वो अनफेयर करेंसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? कैसे कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, डॉलर के मुकाबले अपने करेंसी को डीवैल्यू करे जा रहे हैं। मतलब
डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को क्या कर रहे हैं, वीक करे जा रहे हैं। जैसे कि मान लो $1 ₹80 का है आज के समय अगर, तो अगर इंडिया क्या करे, डिलिबरेटली खुद जानबूझ के और $1 को ₹100 पहुँचा दे, तो वो क्या है, वो एक तरीके से डीवैल्यू करना हो गया, और वो एक अनफेयर करेंसी प्रैक्टिस मानी जाएगी यूएस के द्वारा, ठीक है। ऐसा क्यों करेगी पहली बात तो कोई कंपनी, क्यों 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 ही कोई किसी कंपनी को मज़ा आएगा भाई अपनी कंपनी को डीवैल्यू करने में। तो अब देखो ध्यान रखना, जब जब करेंसी डीवैल्यू होगी तुम्हारी, तब तक तुम्हारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे, मतलब जो एक्सपोर्ट तुम करोगे वो इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि तुम्हारा जो सामान है दूसरे देशों में वो सस्ता उनको मतलब महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारी करेंसी वीक है। तो उसको प्रमोट करने के लिए कई बार गवर्नमेंट खुद जानबूझकर अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती हैं। अच्छा, ये जो है आपका जो इकोनॉमी, मतलब ये जो क्राइटेरिया, इसमें क्या है, 2 से 3 क्राइटेरिया में से अगर 2 क्राइटेरिया भी मीट हो रहे हैं, तो क्या कर दिया जाता है, यूएस के द्वारा उनको मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा कोई मतलब ट्रेड सरप्लस है अगर यूएस के साथ किसी का बायलैटरली, तो या फिर जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो कम से कम 2% ऑफ जीडीपी का हो पिछले 12 महीनों में, या फिर वन साइडेड इंटरवेंशन हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि जो फॉरेन करेंसी है उसको खरीदा जा रहा है, मतलब सॉरी, नेट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, जो करेंसी है उसको कंडक्ट करा जा रहा है, किस लिए भाई, जानबूझ के डीवैल्यू करने के लिए करेंसी को, जो अपनी लोकल करेंसी उसको। तो ये जब कंडीशन मीट होती है तो भाई वो उसको डाल देते हैं कैसे, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में। बस इतना ही है, बाकी इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वो डाल दें ना डालें। इंडिया को डाला था, इंडिया पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इसका, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का ये जो पार्ट है ये ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम इकोनॉमी सेक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद।